नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के लाइव सेशन में। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए डेली लाइव सेशन ला रहा हूं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज के लाइव सेशन आज एक्सक्लूसिवली आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा एएफएम का जो हमारा मई में एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसका मेमोरी बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों इस सेशन को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप देख पाएंगे कि किस प्रकार का सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है और अपने प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंगली आप ओरिएंट कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो मई 2023 में जो परीक्षा हुआ है एएफएम का, उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सभी का निचोड़ आपको मिलेगा इस पार्टिकुलर सेशन में। तो अंतिम तक बने रहें दोस्तों और इस पार्टिकुलर सेशन का लाभ उठाएं। चलिए, यदि आपको इस पार्टिकुलर सेशन की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जितने भी हमारे लाइव सेशन है सभी का आपको पीडीएफ फ्री में अवेलेबल होता है। यानी तो दोस्तों हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, उसके फ्री सेक्शन में जाइए, वहाँ भी आप इसके पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने वीडियो लेसन को। सबसे पहले दोस्तों आज का ऑफर आपको मैं बता दूं, आज आप लोगों के लिए लकी डे है, क्योंकि आप जेईई एग्जाम को कनकर कर सकते हैं हमारे पीडीएफ कोर्स पे जो डिस्काउंट है उसके माध्यम से। दोस्तों 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारे पीडीएफ कोर्सेज पे, ताकि अपने प्रिपरेशन को आप एक्सेल कर सकें। तो ये आप 10% डिस्काउंट को अनलॉक करें, आपको कूपन कोड यूज करना है PDF10। इस कूपन कोड को यूज करें, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें और इस कूपन कोड को यूज करें तो आपको किसी भी पीडीएफ कोर्स पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिएगा, ये ऑफर आज के लिए वैलिड है। दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर टुडे। अब ये हमारा ऐप का लिंक कहाँ है दोस्तों, तो उसका ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, राइट। तो ये भी ऐप का लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और इस पार्टिकुलर ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने आज के वीडियो सेशन को। एएफएम का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे मई 2023 एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप जब चेक के पीछे साइन करते हैं, इसके लिए कौन सा टर्म को यूज किया जाता है। देखिए, पहला है इंडोर्समेंट, ऑथराइजेशन, कंफर्मेशन, वेरिफिकेशन। मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं। देखिए, इंडोर्समेंट क्या होता है, बेसिकली ये एक लीगल टर्म है। इंडोर्समेंट क्या है दोस्तों, ये एक लीगल टर्म है। आप इसे कहते हैं बैक ऑफ द चेक के पीछे साइन करने को इंडोर्समेंट कहा जाता है। तो एक तरह से आप क्या करते हैं दोस्तों, ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे होते हैं। व्हाट यू डू, यू जस्ट ट्रांसफर द ऑनरशिप। सो दिस इज कॉल्ड ऑनरशिप ट्रांसफर मैकेनिज्म, राइट। तो आप दूसरे पर्सन को ऑनरशिप ट्रांसफर करते हैं। जब आप चेक को इंडोर्स करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि आप परमिशन दे रहे हैं उस पर्सन को जिसका नाम आप इंडोर्समेंट में लिख रहे हैं कि वो चेक का कैशमेंट करवा सके। देखिए, ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है, ऑथराइजेशन एक ब्रॉडर टर्म है जिसको यूज किया जाता है किसी तरह के परमिशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यदि आपको परमिशन देना है, उसे डिस्क्राइब करना है, तो ऑथराइजेशन को यूज करते हैं। तो दोस्तों चेक के कॉन्टेक्स्ट में ऑथराइजेशन का मतलब ये हो सकता है कि वो परमिशन जो कि बैंक को चाहिए आपसे, ताकि पैसा आपके अकाउंट से विड्रॉ कर सके। तो ये ऑथराइजेशन का मीनिंग है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में ऑथराइजेशन का मीनिंग गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब होता है वेरिफिकेशन। तो यदि आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि कुछ सही है या एक्यूरेट है, तो चेक के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कंफर्मेशन का मतलब ये होता है कि बैंक को कंफर्मेशन चाहिए आपसे कि चेक जेन्युइन है। तो ये होता है कंफर्मेशन का मतलब। और दोस्तों वेरिफिकेशन का मतलब होता है कुछ चेक करना कि कुछ करेक्ट है या एक्यूरेट है या नहीं है। तो चेक के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि बैंक वेरीफाई करती है कि चेक जो है जो भी, देखिए चेक पे डॉर पेई का नाम होता है, तो बैंक चेक करती है कि जो पेई का नाम है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब कि ये सभी टर्म्स चेक के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल हैं, लेकिन यदि आप चेक के पीछे साइन कर रहे हैं तो उसे इंडोर्समेंट कहा जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपके रेशियो एनालिसिस टॉपिक से पूछा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेशियो एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर एएफएम के रिस्पेक्टिव में। और दोस्तों हमारे पास एक्सक्लूसिवली इसके 300+ एमसीक्यूज हैं। जितने तरह के एमसीक्यूज पॉसिबल है उसका मैंने पीडीएफ अपने पेड मेंबर को प्रोवाइड करके रखा है। यदि आप भी इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, उसके फ्री सेक्शन में जाके आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंपनी ए का करंट रेशियो एसेट है $50,000, करंट लायबिलिटी है $20,000। आपसे करंट रेशियो पूछा गया। इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। दोस्तों करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो एक तरह का लिक्विडिटी रेशियो है। क्या है दोस्तों, ये एक लिक्विडिटी रेशियो है। ये क्या करता है,
बेसिकली ये मेजर करता है कि कंपनी की क्षमता है या नहीं है कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर सके। तो दिस इज द पॉइंट, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, कि कंपनी कैपेबल है अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करने में। ये हमें कौन बताता है? लिक्विडिटी रेशियो बताता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे देखिए आप, कंपनी का आपको चलिए ये क्लियर है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर लीजिए। अब जरा इस केस में आइए, इस केस में करंट एसेट कितना है? $50,000, करंट लायबिलिटी कितना है? $20,000। तो करंट रेशियो कितना हो जाएगा? सिंपली आप 50,000 को 20,000 से डिवाइड कर दीजिए। सो दिस विल गिव यू हाउ मच? 2.5, राइट। तो कहने का मतलब कि कंपनी ए का 2.5 टाइम्स करंट एसेट ज़्यादा है। मतलब दोस्तों इसके पास अच्छा क्षमता है, राइट, कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर सकेगा। तो करंट रेशियो हाई होना ये साइन हो सकता है कि कंपनी अपने एसेट को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रही है। ऐसा मत समझिएगा कि करंट एसेट हाई है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं। करंट रेशियो दोस्तों यदि हाई है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपनी करंट एसेट को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रही है, राइट। तो आपको समझ में आया? अच्छा, अब आप पूछेंगे कि करंट एसेट होता क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये वो एसेट होता है जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंतर्गत। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए कैश ले लीजिए, या आप अकाउंट रिसीवेबल की बात कर लीजिए। तो दोस्तों हमारे वीडियो सेशन में आपको एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ लर्निंग। सो either you talk about cash, either you talked about account receivable, either you talked about inventory, either you talk about prepaid expense, so these are all types of your current asset। यदि हम बात करें करंट लायबिलिटी की, दोस्तों करंट लायबिलिटी वैसा ऑब्लिगेशन होता है जो कि 1 साल के अंदर ड्यू है, राइट। तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल की यदि हम बात करें तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं अकाउंट पेबल, राइट। आप ले सकते हैं दोस्तों अकाउंट पेबल। हमारे रेशियो एनालिसिस वीडियो को देखिए, मैंने एक एक चीज़ों को अच्छे से समझाया है। अकाउंट पेबल ले सकते हैं दोस्तों आप, एक्रूड एक्सपेंस ले सकते हैं, यू कैन टेक एक्रूड एक्सपेंस एज एन एग्जांपल, ओके। एक्रूड एक्सपेंस ले सकते हैं आप, शॉर्ट टर्म डेप्ट ले सकते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटी। और दोस्तों करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो मैंने बताया कि आपकी कंपनी की कितनी क्षमता है कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर सके। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए बताइए कि करंट रेशियो कितना से कितना होना चाहिए गुड के लिए, आइडियल के लिए, तो याद रखिएगा 1 से 2, ठीक है। तो करंट रेशियो यदि 1 से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास करंट एसेट है ही नहीं कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे कर सके। और दोस्तों यदि करंट एसेट 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि कंपनी अपने एसेट को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रही है। समझ में आ गया एक पॉइंट? दैट्स ऑल। तो देखिए एक क्वेश्चन से मैंने आपको 5 क्वेश्चन समझा दिया। करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, करंट रेशियो क्या है, कैसे निकाला जाता है, करंट रेशियो को कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे, एक आइडियल रेशियो क्या होता है। सो ऑल दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दे रखा है 100 रुपया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है 250 रुपया, आपसे पीवी रेशियो पूछा जा रहा है। आइए समझते हैं एक एक एस्पेक्ट को इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का। सबसे पहली बात, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट होता क्या है? दोस्तों मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं। अमाउंट ऑफ मनी ईच यूनिट सोल्ड कंट्रीब्यूट टू कवरिंग द फिक्स्ड कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कर रहा है कि एक यूनिट को आपने बेच दिया, एक यूनिट को जब आपने बेचा तो कितना फिक्स्ड कॉस्ट आपको कवर कर पा रहे हैं, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना दे रखा है? 100 रुपया। मतलब एक यूनिट को बेचने पर आप 100 रुपया फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। दूसरा पॉइंट है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये समझते हैं ना आप, सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे प्रत्येक यूनिट को बेचा जा रहा है। तो प्रत्येक यूनिट को कितना बेचा जा रहा है? 250 रुपये बेचा जा रहा है। अच्छा, अब तीसरा टर्म है पीवी रेशियो। दोस्तों पीवी रेशियो क्या करता है? ये मेजर करता है कि प्रत्येक 1 रुपया बेचने पर, देखिए, इट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ ईच सेल रुपी दैट इज अवेलेबल टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट एंड जनरेट अ प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे पीवी रेशियो हम लोग निकालते हैं। पीवी रेशियो बताता है आपको कि परसेंटेज ऑफ ईच सेल, यानी आपने 1 रुपया यदि सेल किया ना तो उसका कितना परसेंटेज जो है फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करेगा और प्रॉफिट जनरेट करेगा, राइट। दैट इज कॉल्ड पीवी रेशियो। चलिए अब जरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे पीवी रेशियो निकाला जाएगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, पीवी रेशियो का करेक्ट आंसर है यहाँ 40%। ओके, मैं आपको सॉल्यूशन ही बता देता हूँ। लेट मी शो यू द सॉल्यूशन ऑल्सो, हाउ टू फाइंड द पीवी रेशियो। देखिए पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 100 है, सेलिंग प्राइस कितना है? 250 है, तो ये 40% आ गया। दोस्तों पीवी रेशियो 40% का क्या मतलब हुआ कि आपका यदि 250 रुपया का सेल हो रहा है, प्रत्येक 250 रुपया के सेल के लिए 100 रुपया जो है ना, 100 रुपीज़, वो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर रहा है, राइट। समझ रहे हैं बात को? मतलब प्रत्येक 250 रुपया के आपका जो खर्चा हो रहा है उसमें 100 रुपया फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो रहा है।
ठीक है। तो पीवी रेशियो आपको ये बता रहा है कि एक सेल का कितना पैसा आपको फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर रहा है। अब ये बताइए दोस्तों कि पीवी हायर है, इसका क्या मतलब है? दोस्तों पीवी रेशियो हायर का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं पर सोल्ड में, ठीक है, ये अच्छा चीज़ है। इसका मतलब कि आपका लोअर ब्रेक इवन पॉइंट है। देखिए पॉइंट को समझिए, आपका पीवी रेशियो हाई है दोस्तों, इसका मतलब कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कम है, राइट। सो ब्रेक इवन पॉइंट लो है। और दोस्तों लेकिन पीवी रेशियो हायर होने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपका वेरिएबल कॉस्ट हाई हो, राइट। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल दैट योर वेरिएबल कॉस्ट इज हाई। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि फिक्स कॉस्ट कम होगा, राइट। वेरिएबल कॉस्ट कैन ऑल्सो बी हाई। तो ये खराब चीज़ है दोस्तों, क्योंकि आप वहाँ पे लेस प्रॉफिटेबल होंगे। आपको मान लीजिए कि पीवी रेशियो इंप्रूव करना है, कैसे इंप्रूव कीजिएगा बताइए? तो पीवी रेशियो इंप्रूव करना है ना, तो सबसे पहला तरीका है कि सेलिंग प्राइस को बढ़ा दीजिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस को बढ़ाइएगा तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट बढ़ेगा, जिस कारण से आपका पीवी रेशियो बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। देखिए ना, यहाँ पीवी रेशियो का फॉर्मूला ही होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन सेलिंग प्राइस। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दीजिए, वीसी को कम कर दीजिए। तो वीसी क्या होगा? वीसी को कम करने से क्या होगा? आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट बढ़ेगा, आपका पीवी रेशियो बढ़ेगा। और तीसरा तरीका है दोस्तों कि आप सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए। सो व्हाट यू डू, यू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम। इससे क्या होगा कि आपका टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि आपके पीवी रेशियो को बढ़ाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन सकता है। पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होता है, कैसे आपस में कोरिलेटेड है, पीवी रेशियो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, पीवी रेशियो कैसे बढ़ाया जाए। सो ऑल दिस एस्पेक्ट वी हैव टच्ड इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, एक कंपनी का करंट एसेट दे रखा है 2 लाख रुपए का, करंट लायबिलिटी दे रखा है 80,000 रुपया का। यदि कंपनी का जो इन्वेंट्री है उसको करंट एसेट से आप एक्सक्लूड कर दें तो क्विक रेशियो क्या होगा? दोस्तों पहले एक एस्पेक्ट को समझिए। यहाँ पे एक कीवर्ड है करंट एसेट। करंट एसेट समझते हैं ना आप? करंट एसेट वैसा एसेट होता है जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंतर्गत, जो कि यहाँ पे दे रखा है 2 लाख। करंट लायबिलिटी वैसा लायबिलिटी होता है, वैसा ऑब्लिगेशन होता है जो कि ड्यू होता है 1 साल के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? क्विक रेशियो। व्हाट इज क्विक रेशियो? दोस्तों क्विक रेशियो मेजर करता है कंपनी की क्षमता को कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर सके अपने मोस्ट लिक्विड एसेट से। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है मोस्ट लिक्विड एसेट। देखिए समझिए, एक अभी हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था आपको करंट रेशियो। वहाँ भी कंपनी की क्षमता को देखी जा रही थी कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यहाँ भी हम लोग वही क्षमता देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। लेकिन अंतर कहाँ है? अंतर इस बात में है कि जब हम करंट एसेट को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे केवल एसेट लेते हैं, लेकिन जब हम लोग क्विक एसेट कैलकुलेट करेंगे तो जो मोस्ट लिक्विड एसेट है वो लेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये एसेट और मोस्ट लिक्विड एसेट में क्या डिफरेंस है? दोस्तों सिंपल सी बात है, जिस एसेट को आप तुरंत कन्वर्ट कर देंगे कैश में वो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होगा, राइट। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि करंट एसेट और क्विक एसेट में क्या बेसिक डिफरेंस है। अब आइए कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्विक रेशियो निकालना है। तो क्विक रेशियो में देखिए, आप सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, इसका मैं आपको फॉर्मुला शो कर देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में अवेलेबल है फॉर्मुला। देखिए क्विक रेशियो का दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। तो यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री करंट इन्वेंट्री क्विक एसेट नहीं है दोस्तों। इन्वेंट्री क्विक एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री को आप आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट का फॉर्मूला है। ऑल्दो इन्वेंट्री देन एसेट, इन्वेंट्री एसेट है लेकिन ये क्विक एसेट नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, करंट एसेट से इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया। करंट एसेट से हर एक वो एसेट को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जिसको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्विक एसेट मिलेगा। तो दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस ऑल दोज एसेट व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जैसा कि आपने यहाँ पे किया इन्वेंट्री, राइट। तो आपने क्विक एसेट निकाल लीजिए। करंट एसेट कितना है आपका? 2 लाख है। और इन्वेंट्री दे रखा है क्या? देखिए तो इन्वेंट्री है या नहीं है? इन्वेंट्री तो है ही नहीं, राइट। इन्वेंट्री है ही नहीं, राइट। सो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे कैश कितना है। कैश भी नहीं दे रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सो इन्वेंट्री है नहीं आपका, तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, सो दिस विल गिव यू 2.5। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? ये 2.5 जो वैल्यू आया इसका मीनिंग समझिए। तो क्विक रेशियो बता रहा है कि कैसे कोई कंपनी अपने मोस्ट लिक्विड एसेट को कैश में बदल सकती है अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए। दोस्तों अब ये बताइए, क्विक रेशियो हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? यदि क्विक रेशियो हाई है इसका मतलब कंपनी के पास ज़्यादा लिक्विड एसेट है, राइट। क्विक रेशियो हाई होने का मतलब क्या हुआ? क्विक रेशियो हाई होने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि कंपनी के पास ज़्यादा लिक्विड एसेट है, राइट। और ज़्यादा लिक्विड एसेट होना सही बात है या गलत बात है बताइए? तो ऑब्वियस ही बात है ना कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे कर पाएगी। तो आपको यदि क्विक रेशियो बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाइएगा? सिंपल सी बात है, आप कैश को बढ़ा दीजिए, आप अकाउंट रिसीवेबल को बढ़ा दीजिए, राइट। तो आपका क्विक रेशियो बढ़ेगा। दूसरा तरीका है कि आप अपने इन्वेंट्री को कम कर दीजिए, राइट। आप अपने इन्वेंट्री को कम कर लीजिए तो आपका क्विक रेशियो बढ़ जाएगा। एंड व्हाट
यू डू, यू जस्ट पे डाउन योर करंट लायबिलिटी, जितने भी आपकी करंट लायबिलिटी है उसे पे डाउन कर दीजिए तो आपका क्विक रेशियो बढ़ जाएगा। सो दीज आर 3 मेथड्स बाय विच यू कैन रिड्यूस द क्विक रेशियो। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया था। बहुत ही देखिए न्यूमेरिकल देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए, उसमें से 3 के 3 न्यूमेरिकल हैं। तो यू कैन सी द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल दैट दिस पार्टिकुलर एग्जाम प्लेस। एएफएम में दोस्तों न्यूमेरिकल का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो फ्रेंड्स इट रिक्वायर प्रैक्टिस, और दोस्तों प्रैक्टिस के लिए हमारा डेली क्विज आपके लिए सफिशिएंट है। डेली क्विजेस आपको फ्रीली कंडक्ट किया जा रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल पे और दोस्तों हमारे ऐप पे। तो आपको करना क्या है, बेसिकली ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, उसके फ्री सेक्शन में जाना है और आपको डेली क्विजेस देनी है, तब आप जाके इस तरह के क्वेश्चन को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक कंपनी ने एक मशीन खरीदा, राइट, और आपको डाटा दे रखा है कि इस मशीन के बारे में डेटा दे रखा है दोस्तों। मशीन का वैल्यू दे रखा है $1 लाख और इसका यूजफुल लाइफ है 5 साल का। यूजफुल लाइफ कितना है दोस्तों? यूजफुल लाइफ है 5 साल का। और आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स उसके बाद पूछा जा रहा है साल्वेज वैल्यू दे रखा है $10,000 का, और कंपनी जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज करती है, डेप्रिसिएशन रेट है 30% का। तो आपसे पूछा गया बुक वैल्यू कितना होगा मशीन का 3 साल के यूज होने के बाद। आइए एक एक एस्पेक्ट को समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब समझिए। देखिए ये मेथड है डेप्रिसिएशन निकालने का। ये क्या करता है कि एसेट का जो कॉस्ट है ना, यहाँ पे की वर्ड है कॉस्ट ऑफ एसेट। तो जो एसेट का कॉस्ट है उसको एलोकेट करता है। कहाँ एलोकेट करता है? इट एलोकेट्स द कॉस्ट ऑफ एसेट, इट एलोकेट्स द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कहाँ पे एलोकेट करेगा? यूजफुल लाइफ में एलोकेट करेगा, राइट। इट एलोकेट द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ इन अ सिस्टमैटिक एंड रैशनल मैनर। ठीक है, एक तो हमारे पास ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये साल्वेज वैल्यू को भी ध्यान में रखता है। इट कंसीडर द साल्वेज वैल्यू। अब आप पूछेंगे ये साल्वेज वैल्यू क्या होता है? दोस्तों साल्वेज वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब कोई एसेट का यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगा तब जो उसका वैल्यू होगा उसे साल्वेज वैल्यू कहते हैं। यानी किसी भी एसेट का यूजफुल लाइफ समाप्त होने पर जो वैल्यू होता है उसे हम लोग साल्वेज वैल्यू कहते हैं। क्लियर है? चलिए आप डेप्रिसिएशन रेट तो समझते ही होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेप्रिसिएशन रेट? सो बेसिकली इट मींस दैट द परसेंटेज ऑफ द एसेट कॉस्ट दैट इज डेप्रिसिएटेड ईयर। यानी दोस्तों एसेट का कितना कॉस्ट हर एक साल डेप्रिसिएट हो रहा है, वही होता है डेप्रिसिएशन रेट। अब देखिए इस क्वेश्चन में कंपनी ने $1 लाख का मशीन खरीदा, इसका यूजफुल लाइफ था 5 साल का, और दोस्तों साल्वेज वैल्यू है $10,000 का, डेप्रिसिएशन रेट है 30% का। दोस्तों सबसे पहले आपको बुक वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? बुक वैल्यू। कैसे निकालेंगे बुक वैल्यू? देखिए बुक वैल्यू निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो एसेट के कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट दिस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि डेप्रिसिएशन का जो रेट है, डेप्रिसिएशन के रेट को मल्टीप्लाई कर लीजिए कॉस्ट ऑफ एसेट में से और माइनस साल्वेज वैल्यू में से, राइट। देखिए डेप्रिसिएशन रेट कितना है? 0.3, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 1 लाख, और साल्वेज वैल्यू कितना है? 10,000, राइट। तो इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा बताइए? दिस विल गिव यू 27,000। ये 27,000 क्या निकला आपका? 27,000 निकला दोस्तों आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट। 27,000 आपको क्या मिला? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब दोस्तों आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लिया 27,000। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि बुक वैल्यू बताओ। सिंपल है ना दोस्तों, कैसे निकालिएगा बुक वैल्यू? तो सिंपल सी बात है कि कॉस्ट ऑफ एसेट में से आपका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको माइनस कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना? 1 लाख, ठीक है, और 27,000 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 73,000। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, मैं ऐसे ऑप्शन नंबर सी को बना देता हूँ 73,000, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 साल आपने उस मशीन को यूज किया तो उस मशीन का जो बुक वैल्यू होगा वो कितना होगा? 73,000। लेकिन दोस्तों कंपनी को अपने 4th ईयर के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस कारण से इसका डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू जो है कम घट कर कितना हो जाएगा? इट विल रिड्यूस टू $16,800। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो फ्रेंड्स बिफोर बिगिनिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको यदि 5 कंटेंट चाहिए, आपको PDF चाहिए, इफ़ यू नीड वीडियोज़, इफ़ यू नीड मॉक टेस्ट, PDF प्लस वीडियोज़ प्लस मॉक टेस्ट प्लस डेली क्विजेज,
एंड प्लस 3000 प्लस MCQs। दोस्तों ये पांचों चीज़ यदि आपको चाहिए, इफ़ यू नीड फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट देन ऑप्ट फॉर आवर comprehensive plan in this comprehensive videos and mock test. So you opt for our comprehensive plan. For more detail you can install our app JIV and CIB Meet Simple and get enrolled in this particular program. The detailed list is provided here, and for any assistant please WhatsApp me on this particular number. Now let's see the next question. Next question में आपसे पूछा जा रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 के बारे में, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्या था ये पूछा जा रहा है। तो बेसिकली पहला है इंश्योर कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंसीज। का मतलब क्या हुआ कि जितने भी कंपनी हैं वो कंटिजेंसीज के लिए अकाउंट करें, और इवेंट जो है बैलेंस शीट डेट के बाद जो ऑकर हो रहा है उसके लिए अकाउंट करें। इससे दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपेरेबल होता है। नेक्स्ट कर रहा है गाइडेंस प्रोवाइड करना। तो दोस्तों AS4 गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि कब रिकॉग्नाइज करें, कब कंटिजेंसी को मेजर करें इवेंट जो कि बैलेंस डेट के बाद हो रहा है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा AS4 में कहा गया है कि कंपनीज को डिस्क्लोज करना है कंटिजेंसी और इवेंट जो कि बैलेंस शीट डेट पे हो रहा है, ओनली इफ दे हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो करने का मतलब कंटिजेंसीज वो इवेंट होता है, वो सिचुएशन होता है जिसका अनसर्टेन आउटकम होता है। देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब दोस्तों वैसा इवेंट जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहा है लेकिन जिससे पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इशू किया जाए। तो दोस्तों जो भी इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद होगा ना वो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है, उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए कंपनी एक डिविडेंड को डिक्लेयर कर रही है बैलेंस शीट डेट के बाद, तो वो क्या करेगा, कंपनी का जो रिटेन अर्निंग है उसे कम करेगा। तो AS4 में कहा गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में कहा गया है कि कंपनी को कंटिजेंसी के लिए को कवर करना है, इवेंट को कवर करना है जो कि बैलेंस शीट के बाद हो रहा है इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल। चलिए तो फ्रेंड्स दिस वाज आवर टुडेज सेशन। आज हमने दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कशन किए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और भी देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं MCQs के। तो फ्रेंड्स इसको मैं हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको 100+ MCQs चाहिए जो पूरा का पूरा जितना MCQs पूछा गया है AFM एग्जाम में, तो दोस्तों आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। दीज आर द प्लान दैट आर अवेलेबल, PDF कोर्स आर अवेलेबल, मॉक टेस्ट आर अवेलेबल, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आर अवेलेबल। You can take help of this and you can see the benefits that we are offering through this particular plan. So friends again I am telling you आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ऑफर है। आपको 10% ऑफर मिल रहा है हमारे सभी के सभी PDF कोर्सेज में, तो जरूर ऐप को इंस्टॉल करें और इस पार्टिकुलर ऑफर का लाभ उठाएं। फ्रेंड्स यदि आपको किसी प्रकार की क्वेरी है आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार का जो लाइव सेशन हमारा डेली 8 बजे कंडक्ट होता है आप उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल पाए। और दोस्तों इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाएं ताकि बाकी लोगों को भी इस तरह के JIB एस्पिरेंट को हेल्प मिल सके। धन्यवाद।